हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जेईई मेंस 2023 के जनवरी शिफ्ट के लास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हो एज यूजुअल 12th का वेटेज ज़्यादा है, 11th का वेटेज कम है। यानी कि कोई बच्चा का अगर 11th गोइंग टू 12th में केमिस्ट्री वीक रह गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 12th में केमिस्ट्री पे फोकस कीजिए, उससे आपका 12th का केमिस्ट्री तो स्ट्रांग होगा ही, 11th का पोर्शन भी बहुत सारा कवर अप हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक देखोगे आप तो 11th 12th में रिपीट करता है। तो प्लीज़ अगर आप 11th गोइंग टू 12th स्टूडेंट हैं और आपका केमिस्ट्री वीक रह गया 11th में, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 12th में मेहनत करके उसको कवर अप कर सकते हैं। देख सकते हो फिर से इनऑर्गेनिक का वेटेज फिजिकल ऑर्गेनिक से ज़्यादा है, जिसका मतलब एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो प्लीज़ एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 रीडिंग जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जेईई मेंस का परसेंटाइल एनसीईआरटी आप कैसे पढ़े केमिस्ट्री में उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, इस शिफ्ट में केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल गया है 57 पे। मतलब ये केमिस्ट्री का हम डिफिकल्ट शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इससे लोएस्ट गया था 99 परसेंटाइल में मार्क्स केमिस्ट्री में 24 जनवरी, जो कि फर्स्ट डे था उसका शिफ्ट 2। उसके बाद इससे कम कभी नहीं गया है। यानी कि एक तरह से डिफिकल्ट शिफ्ट कर सकते हैं। डिफिकल्ट शिफ्ट इसलिए भी क्योंकि ये लास्ट डे था, लास्ट डे तक बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड थे। तो भी थोड़ा कट ऑफ लो गया है केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल का, इसका मतलब पेपर टफ था। और ओवरऑल बात करें 99 परसेंटाइल का तो वो 189 गया है, मतलब ओवरऑल कट ऑफ नहीं गिरा है। इसका मतलब फिजिक्स मैथ्स का सेक्शन इजी होगा, फिजिक्स मैथ्स का सेक्शन इजी होगा। केमिस्ट्री को डिफिकल्ट किया है तो फिजिक्स मैथ्स सेक्शन को इजी कर दिया। ठीक है, वो तो ऑब्वियस है, कोई एक सेक्शन तो टफ करना ही है। इस सेक्शन में केमिस्ट्री टफ कर दिया। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑर्गेनिक का लग रहा है, फिनॉल चैप्टर का है ना। तो देख लो इसमें क्या हुआ है, एक्स में OH कन्वर्ट हुआ है ईस्टर में। तो OH को ईस्टर में कन्वर्ट करने के लिए या फिर कार्बोजिलिक एसिड चाहिए या फिर एसिड एनहाइड्राइड। तो एक्स होगा एसिड एनहाइड्राइड या कार्बोजिलिक एसिड। तो ये दोनों तो साफ गलत हो गया। और Y में कार्बोजिलिक गया है ईस्टर में, यानी कि अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल चाहिए मतलब फर्स्ट होगा। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आप देख सकते हो। एनसीईआरटी में अल्कोहल फिनॉल चैप्टर के हिस्ट्रिफिकेशन टॉपिक में रिएक्शन दिया हुआ है, इजी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी। ये सैलिसाइलिक एसिड है तो उसका रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। तो याद रखिएगा, कार्बोजिलिक को ईस्टर में कन्वर्ट करना है तो अल्कोहल चाहिए, और अल्कोहल को ईस्टर में कन्वर्ट करना है तो कार्बोजिलिक एसिड चाहिए, एसिड एनहाइड्राइड चाहिए, या एसिड क्लोराइड भी। क्या है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी? तो सिंपल है, क्या है इसमें देख लो। कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको पता है सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा तो बॉन्ड स्ट्रांग। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, ये भी इजी क्वेश्चन है, फोर्थ डायरेक्ट इजी क्वेश्चन। पीरियोडिक का भी क्वेश्चन हो सकता है, पी ब्लॉक में भी दिया है एनसीईआरटी में, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बॉन्ड लेंथ छोटा तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप 14 का बात करें तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा तो बॉन्ड सबसे स्ट्रांग, टिन टिन बॉन्ड लेंथ बड़ा तो बॉन्ड सबसे वीक। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का स्ट्रक्चर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सब बच्चे याद नहीं रखते। ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सब बच्चे याद नहीं रखते। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट में ये स्टेबल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टेबल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। ठीक है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था बच्चे। विटामिन सी का, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, उसका लोग को स्ट्रक्चर याद रखते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट
क्या है ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इनकी SN1 रिएक्शन होगा। और SN1 में रेट लॉ पता होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, रेट लॉ होता है K इंटू रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये है SN1 का रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो कौन सा है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, थर्ड सही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की। इजी क्वेश्चन, हेलो एल्केन में ये सब साफ साफ दिया है एनसीईआरटी में, इजी क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 जाना प्रीफर करता है और 1 डिग्री SN2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन है, अल्कीन है और एसिड है, हीट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन हो गया है ना, ये क्लास 12th के हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है एक तरह से। तो देखो क्या होगा, एक अल्कीन दिया है ना, CH2 मान लो, HF एसिड है तो H प्लस दे देगा, तो कार्बोकटाइन बना दो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, कार्बोकटाइन बना दो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। ये कार्बोकटाइन बनेगा, 3D कार्बोकटाइन है, हाईली स्टेबल है, तो यही इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ये बेंजीन पे अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन पे अटैक कर देगा, किसमें 3 डिग्री अटैक कर रहा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, इसी में 3 डिग्री अटैक कर रहा है ना। इजी क्वेश्चन है ये, है ना, देखने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन इजी क्वेश्चन, सिंपल सा है। अल्कीन पे मार्कोनिकोव रूल कर दो, 3 डिग्री कार्बोकटाइन बना है तो स्टेबल है और वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बेंजीन पे अटैक कर देगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इजी क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉम्प्लेक्स कटायन विच हैज 2 आइसोमर्स। फर्स्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, सेकंड बिल्कुल नहीं, थर्ड होगा। थर्ड में NO2 है ना, तो याद रखना है NO2 लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर सकता है, एक है NO2 और एक होगा ONO, है ना, NO2 में N से जुड़ा हुआ है, ONO में O से जुड़ा है ना, इसको कहते हैं नाइट्रो और इसको कहते हैं नाइट्रीटो O, ठीक है। लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा तो 2 बन जाएगा, पढ़े होगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कोऑर्डिनेशन का लिंकेज आइसोमरिज्म, तो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा NO2 और ONO। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फानिलिक एसिड, स्ट्रक्चर लिख लो पहले, यह है सल्फानिलिक एसिड, एनसीईआरटी में अमाइंस चैप्टर में दिया है, एनिलीन के सल्फोनेशन से बनता है, गिव्स एस्टरिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये गलत हो गया। सल्फानिलिक एसिड गिव्स रेड कलर लेस एग्नेट टेस्ट, बिल्कुल, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों है, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों है तो रेड कलर देगा। तो क्या होगा ऑप्शन 1 गलत 2 सही, 1 गलत 2 सही, 4th, है ना। रेड कलर तब मिलता है जब कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों हो, जो कि है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, बेंजीन में कार्बन भी है। फर्स्ट तो गलत है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहीं पे है नहीं, तो 1 इनकरेक्ट 2 करेक्ट, 4th। इजी क्वेश्चन है ना, ये सब बहुत रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अब तो सही होना चाहिए आप लोग से। जो बच्चे लेट शिफ्ट में दिए होंगे वो मेमोरी बेस्ड पेपर अगर देखे होंगे पुराने शिफ्ट का, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2-3 बार, तो अब तो स्टूडेंट्स को याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिप्सम इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर प्रूफ ऑफ वॉल बोर्ड्स, बिल्कुल एनसीईआरटी एस ब्लॉक में साफ साफ दिया है जिप्सम के यूजेस पे। जिप्सम इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये सही है, जिप्सम अगर हीट करोगे तो डेड बर्न प्लास्टर मिलता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो असर्शन बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, है ना। डेड बर्न प्लास्टर बनता है जिसके चलते वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वॉल बोर्ड बनाने में यूज करते हैं, तो रीजन सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन नेशनल्स रिएजेंट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप देखियोगे 30 जनवरी या 31 जनवरी को आया था क्वेश्चन ये, तो क्या है देखो, नेशनल्स रिएजेंट का फॉर्मूला K2HgI4,
है ना। तो देख सकते हो मरकरी है, पोटेशियम है, आयोडीन, ऑक्सीजन नहीं है ना। तो जिस बच्चे के लिए फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया होगा उसके लिए तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन इजी होगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, जेईई मेंस से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसलिए पुराने क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। तो अब तो ये इजी क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड क्वेश्चंस आर ऑलवेज इजी, जो अगर इनऑर्गेनिक के हो तो खासकर। नेक्स्ट क्या है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट अमोनिया गिव्स गुड यील्ड ऑफ अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही है। वेयर यील्ड ऑफ अमाइंस इज वेरी लो व्हेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बिल्कुल सही है। रीजन क्या है देख लो, COH माइनस आई ग्रुप है ना, तो याद रखना माइनस आई ग्रुप रेट ऑफ SN2 बढ़ा देता है। केवल हेलो अल्केन में माइनस आई ग्रुप नहीं है तो रेट ऑफ SN2 कम होगा, लेकिन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको माइनस आई ग्रुप है तो रेट ऑफ SN2 ज्यादा होगा। तो अमोनिया के साथ ट्रीट कर दो तो मिल जाएगा अल्फा अमीनो एसिड, SN2 रिएक्शन हो गया। और ध्यान रखना ये एम्फोट्रिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? एम्फोट्रिक कंपाउंड। अच्छा NH2 होगा, NH3 नहीं, NH2। ये एम्फोट्रिक कंपाउंड होगा क्योंकि एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, तो ज्यूट्राइन की तरह एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल सही है। दूसरा पार्ट भी सही है, ज्यूट्राइन का बात कर रहा है तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही होता कि माइनस आई ग्रुप रेट ऑफ SN2 बढ़ाता है। तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, 2 होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये इसमें बेसिक ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है, तो ये अपना H+ लूज कर देगा। चलो बता ही देते हैं, ऐसा बन जाता है NH3+ HCO-। ये ज्यूटराइन हो गया। ठीक है ना। तो अल्फा अमीनो एसिड आपको ज्यूटराइन की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रीजन है क्योंकि एम्फोट्रिक कंपाउंड है। तो दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा असर्शन का कि माइनस आई ग्रुप रेट ऑफ SN2 को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हेल्ड लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यूरिया। अब यूरिया के फॉर्मेशन में अमोनिया और CO2 यूज होता है, और CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता होगा। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये आपको CO2 कंज्यूम हो रहा है, तो एक तरह से CO2 फॉर्म नहीं हो रहा है, CO2 यूज हो रहा है। तो CO2 यूज होगा तो ग्रीन हाउस गैस का क्वांटिटी घटेगा, तो ग्रीन हाउस गैस का क्वांटिटी घटेगा तो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो आंसर 4th होगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इनडायरेक्टली क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑर्गेनिक का है, साफ साफ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एल्डिहाइड का रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड और डाइल्यूट एसिड। यहां गड़बड़ कर दिया, बट ट्रिकी है। देखो होता क्या है, पहले अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाओगे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, ऐसा सोच लो, कुछ ऐसा बनता है। सॉरी, ये बनता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जब तुमने डाइल्यूट एसिड डाल दिया तो याद रखना एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिवर्सिबल होता है। ये एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। तो डाइल्यूट एसिड डाल दोगे तो वापस एल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब फर्स्ट रिएक्शन का कोई यूज ही नहीं रहा है ना। वो सब कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड प्लस डाइल्यूट HCl मतलब फिर से एल्डिहाइड ही बन गया। तो फर्स्ट पार्ट को कोई यूज नहीं है, सेकंड पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में वो ऑब्वियसली साइनोहाइड्रिन बनेगा, पढ़ चुके हो बहुत बार, साइनोहाइड्रिन बनेगा, है ना, रिपीट हो चुका कई बार क्वेश्चन ये। अच्छा, LiLH क्या करता है, CNO कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में। किसमें CH2NH2 है? B में CH2NH2, बस एक ही ऑप्शन में खत्म हो गया। और HCl क्या करता है? HCl क्या करता है? CN ग्रुप को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता, मतलब खत्म हो गया, 4th है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल उस तरह से बनाए हैं ना जो कि नजदीक ही नहीं है आंसर के, तो आंसर 4th होगा। तो ध्यान रखना, इसमें ट्रिकी पार्ट यही था
कि सोडियम बाइसल्फाइड प्लस HCl डायरेक्ट फिर से एल्डिहाइड ही दे देगा, क्योंकि एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है ना, यही ट्रिकी था इस क्वेश्चन में। बाकी A से B, A to C बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये सबको पता है। बच्चे कंफ्यूज्ड A के फॉर्मेशन में हुए होंगे। ठीक है, इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलते हैं। थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट था फर्स्ट पार्ट वाला, मॉडरेट है। मॉडरेट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी था वहां पर। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है। नेक्स्ट, कॉपर 2+ इन वाटर इज मोर स्टेबल देन Cu+। बिल्कुल, एनसीईआरटी में डीएनए ब्लॉक में साफ साफ दिया है Cu+ वाटर में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। रीजन है कॉपर 2+ का हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर प्लस से ज्यादा है। यहां गलत है, मच लेस देन, ग्रेटर होगा, गलत है। तो असर्शन सही, रीजन गलत। सेकंड 2 हो जाएगा। कॉपर 2+ का हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर प्लस से ज्यादा होता है, लेस नहीं होता। तो ए करेक्ट, आर नॉट करेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से डीएनए ब्लॉक से है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरिएटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड D2O2। ये तो हाइड्रोजन चैप्टर का हो गया। तो देखो क्या होता है, देख लो। ये रिएक्शन देख लीजिए आप, एनसीईआरटी का डायरेक्ट रिएक्शन। तो इसका फर्स्ट होगा। ठीक है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि जनरली रिएक्शन लोग याद नहीं रखते। मॉडरेट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है। y = 3x। हाँ तो ठीक है, देख लो क्या होता है, आपको पता है। x/m होता है k × p⁴1/n। यही इक्वेशन है सरफेस केमिस्ट्री में फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। दोनों साइड लॉग ले लो। प्लस 1/n log p, और इससे कंपेयर कर दो। y 2.505, 3x, तो 1/n क्या हो जाएगा 3, और log k क्या हो जाएगा 2.505, 3 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री का, है ना। इस तरह क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है इसी है ना, जनवरी में ही 2023 मेंस में, है ना, और पहले भी कई बार आ चुका है। तो इजी क्वेश्चन है ये, है ना। इस तरह क्वेश्चन कई बार आते रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आंसर रीजनिंग दिख रहा है, बहुत आंसर से रीजनिंग आ रहा है। An aqueous solution of QH when used for volumetric analysis, its concentration should be checked। बिल्कुल सही है। On aging, KOH सॉल्यूशन एब्जॉर्ब्स, बिल्कुल सही है। KOH जो है एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थर्ड, ये बहुत कॉमन चीज है, लैब मैनुअल में दिया रहता है ये सब चीज कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन चेक कर लेना होता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के CO2 से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ये बेस है और CO2 एसिडिक गैस है। CO2 एसिडिक गैस है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लैब मैनुअल में दिया रहता है ये सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, भाई तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन होगा 18, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में एक सेट बाहर का है। चेक कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन बोलेंगे पूरे पेपर का, इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीलियम गैस ऐड कर रहे हैं, इनके एडिशन ऑफ इनर्ट गैस है, लीच-आइडियल्स प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज मेंशन नहीं है इसमें कि कांस्टेंट प्रेशर हुआ कि कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो हम दोनों तरह से सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो दोनों कंडीशन लेके मानना पड़ेगा।
तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, इनर्ट गैस डालोगे तो Q लेस देन K हो जाता है अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव हो। अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव हो तो Q लेस देन K होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सही है, फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट सही है कांस्टेंट प्रेशर पे, याद रखना ये सही है कांस्टेंट प्रेशर पे। और पता होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस एडिशन कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो देख ले ये फोर्थ हो गया, ये गलत है, ये गलत है, तो ये मल्टीपल करेक्ट हो गया है ना। ये इसका आंसर 1 और 4 दोनों होगा। 1 सही होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, 4 सही होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन करना चाहिए था, मेरे अनुसार कोई बच्चा 1 4 कोई भी मार्क किया होगा, दोनों को पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लीच एंड प्रिंसिपल का इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, for electron gain enthalpies of the elements denoted, the correct option is, सही है सेकंड। सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिलीनियम से ज्यादा होता है, एनसीईआरटी पी ब्लॉक में साफ साफ डेटा दिया हुआ है ना, ध्यान रखना। सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेलेनियम से ज्यादा होता है। ठीक है, इजी है, ये तो साफ साफ गलत है, तो एक्सेप्शन केस है। ठीक है, बाकी भी साफ साफ गलत है, तो सेकंड सही है, पी ब्लॉक एनसीईआरटी डायरेक्ट, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, H2O2 और F2O2 में बॉन्ड लेंथ, अच्छा थोड़ा सा यहां बेंड्स रूल यूज किया है। तो बेंड्स रूल यही बोलता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो प्योर लेस है ना, वो लेस एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है। फिर से सुन लो, बेंड्स रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है, एज रिजल्ट बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो OF बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन OH बॉन्ड लेंथ। तो क्या पूछ रहा है? द OH बॉन्ड लेंथ इन H2O2 इज, OH बॉन्ड लेंथ छोटा है तो शॉर्टर, तो शॉर्ट, हाँ तो फोर्थ हो जाएगा, एक घटेगा दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि बेंड्स रूल एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बेंड्स रूल आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि बेंड्स रूल यही बोलता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो एस ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है, लेस वो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है जिसमें एस कैरेक्टर थोड़ा कम हो। बेंड्स रूल ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है जिसमें एस कैरेक्टर थोड़ा कम हो, जिसके चलते बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। तो OF बॉन्ड लेंथ OH से बढ़ेगा तो घट जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बेंड्स रूल से क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में हम आ गए हैं। 0.3 ग्राम ऑफ इथेन अंडरगोस कंबसन एट 27 डिग्री सेल्सियस इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो पहले रिएक्शन लिख दो। x + y/4 ये रिएक्शन लिख दिया इथेन के कंबसन का। डेल्टा Ng क्या हो जाएगा चेक कर लो, 2 - 27 है, ठीक है, कर लो 2CO2, इथेन है ना, हाँ ठीक है, 2 - 9/2 है ना, 7/2 + 1 9/2 तो हो जाएगा 2 to the 4 - 5/2। x + 5/4 2 प्लस, ये देखो तो 2 + 6/4 क्या होता है ना, 4 to 8, हाँ 7/2 ही है, सही है। और ये 2CO2 है -5/2, ठीक है। डेल्टा Ng निकल गया, डेल्टा Ng मिल गया हमको। अब देखो क्या करना है,
आपको पता है बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो एनर्जी मिलता है वो डेल्टा यू मिलता है, तो डेल्टा यू हम एक मोल के लिए निकाल देंगे। तो एक मोल के लिए वो कैसे निकलेगा, कंबसन तो एक्सोथर्मिक होगा। तो 20 दिया है जेड, तो जेड 20 है इंटू डेल्टा टी कर दो, डेल्टा टी 0.5 है और ये कितना मोल का है, 0.3 ग्राम है ना। इथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24 प्लस 6 30, तो 0.3/30 मोल कितना हो जाएगा, ये कैंसिल कर दोगे तो 100, ऊपर जाके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको 100 इंटू 20 10 -1000 जूल हो जाएगा। ठीक है, एक मोल के लिए बात करें तो -1000 हो जाएगा, -1000 जूल। आप देख सकते हो यहां पर, क्योंकि जेड इंटू डेल्टा टी करते हैं। अच्छा किलो जूल में है, ये किलो जूल में है, तो रुक जाओ, किलो जूल में है तो 1000 किलो जूल हो जाएगा, क्योंकि रुक जाओ, डेल्टा टी 0.5 है, वो 0.3/300 है, सही है, 30 था तो 1/100 हो गया, 100 इंटू 0.50 इंटू 20 15 20 1000 किलो जूल हो जाएगा, 1000 किलो जूल, ये 1000 किलो जूल हो जाएगा। तो डेल्टा यू आपको हो गया -1000 किलो जूल, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, डेल्टा यू नेगेटिव है। तो अब देखो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ रहा है, तो डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, है ना। डेल्टा यू क्या था, -1000, है ना, -1000, डेल्टा एनजी कितना था आपको -5/2, आर क्या ले लोगे 8.3, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से इसलिए डिवाइड कर दो क्योंकि ये डेल्टा यू किलो जूल में है, तो इसको भी किलो जूल में करना पड़ेगा। तो अब देख लो आप, है ना, तो 8.3 इंटू 3 24.9, सॉल्व कर लोगे आप, आ जाएगा -1000 माइनस 24.9 इंटू 5, करीब 125 कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 125, है ना, 125 कर सकते हैं ना, हाँ 125/20, है ना, तो करीब 6 समथिंग, तो -1006 हो जाएगा, -1006, है ना, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, तो नियरेस्ट इंटीजर है तो -1006, ऑब्वियस है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा तो 1006 होगा, क्या होगा 1006। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करना था, बाकी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इजी था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, इस तरह क्वेश्चन बॉम्ब कैलोरीमीटर क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे। मॉडरेट इसलिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, वैसे क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी वैसा नहीं था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कॉपर मेट, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया, मेटलर्जी चैप्टर में होता है क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, एनसीईआरटी में साफ साफ है। देखिए क्या क्या है, बस बी है, तो आंसर 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर 1 होगा, कुछ है ना, कुछ जगह इसका आंसर 3 भी हम देखें, लेकिन 1 होगा। एनसीईआरटी में साफ साफ बोला है कॉपर मेट होता है Cu2s प्लस FeS, तो आंसर 1 होगा इसका। ठीक है, 3 नहीं है, 1 है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ ट्रैंकुलाइजर इज आर, पहले भी पूछ चुका है ट्रैंकुलाइजर कौन सा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से बहुत क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का, तो अब तो याद होना चाहिए। ये है, ये है, ये है, ये नहीं, ये एंटीबायोटिक है, डी एंटीबायोटिक है, बाकी एबीसी ट्रैंकुलाइजर है, तो बिल्कुल सही है। आंसर इसका 3 होगा। इसको हम इजी क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो जो बच्चा बिल्कुल लास्ट शिफ्ट में किया है वो तो अब तक पढ़ चुका होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 2-3 बार, है ना।
और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, मैथ्स तो कॉलम में आया था लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इजी। नेक्स्ट क्या है, द अबव रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। हाफ लाइफ दिया है, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का होता है, याद रखना टी हाफ इक्वल टू होता है ए नॉट बाई 2 के, ये फॉर्मूला आप याद रखना। वन फोर्थ, तो के निकाल दो, के निकाल दो हाफ लाइफ से, 50 क्या पुट कर, 50 पुट कर दो, के आ गया ए नॉट बाई 100, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि इतना टाइम में 1/4 हो जाएगा, ये ना पूछ रहा है 1/4, तो देख लो पुट कर दो वैल्यू, थ्री बाई फोर है ना, 3/4 ए नॉट बाई के, और वैल्यू पुट कर दो के का, 100 ऊपर चल जाएगा, 75 मिनट्स, 75 मिनट है, इजी क्वेश्चन। ये सब तो आपको एनसीईआरटी में केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स में एनसीईआरटी में भी इस तरह क्वेश्चन दिए हैं, तो इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक था, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान था, इजी क्वेश्चन हम बोलेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन ही इंटीरियर टाइप में अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि वहां आपके पास ऑप्शन होता है कि 10 में से 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है अब, 20% ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएटेड, ठीक है। अच्छा डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, तो पहले आई निकाल दो एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड कैसे ब्रेक करता है, एसीटेट और H प्लस है ना, 1 0 0 1 माइनस अल्फा 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 20.2 है, 20%, तो आई हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, तो अल्फा 0.2 है, आई 1.2 आ गया, तो एसिटिक एसिड का आई 1.2 है। अब डेल्टा टीएफ लोगे तो क्या होगा, आई के एफ इंटू एम, आई है आपको 1.2, के एफ है 1.86, एम देखो मोलैलिटी निकालना है, तो 5 ग्राम क्या डाल रहे हैं हम, इट्स 5 ग्राम एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60, आप कैलकुलेट कर लो 60 होता है, 12 12 24 24 और 32 56 प्लस 4 60, 500 ml ऑफ वाटर, तो 500 ml का मतलब डेंसिटी दिया है वाटर का 1 ग्राम पर ml, तो 500 ग्राम वाटर हो गया, तो केजी में कन्वर्ट करें, मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 0.5 कर दो, यहां आप कर दीजिए 1.2 इंटू 1.86 इंटू 5 अपॉन 30, 6 टाइम्स 0.2 टाइम्स 0.2 इंटू 1.86 0.372 0.372, तो डेल्टा टीएफ है 0.372, जिसको लिख सकते हो 372, 372 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा 0.372, ठीक है। ये भी हम कहेंगे आपको इजी मॉडरेट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाइज इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो मॉडरेट क्वेश्चन है। वैसे इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट दिया है, तो अटेम्प्ट कर सकते थे आप, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत भी टफ नहीं है, टफ है लेकिन बहुत टफ नहीं है, तो इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो 0.372 आया, तो इसको लिख सकते हो 372 इंटू 10 का पावर -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
मोलैलिटी निकालना है इसमें, मोलैलिटी ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डाइब्रोमीन। मतलब क्या है, 100 ml सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो उसमें से 10 ml ब्रोमीन है और 90 ml है CCl4। उम्मीद करते हैं डेंसिटी दिया ही होगा, डेंसिटी दिया हुआ है, तो इजी क्वेश्चन है। मोलैलिटी निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो उसका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दो। वॉल्यूम 10 है, डेंसिटी 3.2 है। और मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, Br2 को मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, 160 दिया है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है 90 इंटू 1.6 है ना, अपॉन 1000 कर दो, तो ऊपर 1000 कर दो, कर लीजिए आप, है ना, हो जाएगा आपको 200 अपॉन 144, जो कि सॉल्व करने पे आ जाएगा 20 है ना, 25 18 1.39। सॉल्व कर दोगे तो 1.39 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, इंटू 10⁻², तो 139 हो जाएगा। ध्यान रखना, सिंपल है, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम ग्राम में निकला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए केजी में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी इजी क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन 11th में भी किए हैं आप, 12th में भी किए हैं। ये सब क्वेश्चन इंटीरियर टाइप में अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन था, और कॉन्सेप्ट वाइज तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो इस तरह क्वेश्चन मेरे अनुसार इंटीरियर टाइप में अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10⁻⁵ मोलर सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr। बिल्कुल सही है। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, ये जेई एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2006 में डायरेक्ट आया था, मे बी डेटा चेंज होगा, लेकिन 2006 में डायरेक्ट आया था। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको Ag+ दिया है ना, आप ये सोच लो, जो भी Ag+ NO3- आएगा वो सिल्वर नाइट्रेट से आएगा। तो ये देख लो, Ag+ हो गया 10⁻⁵ मोलर, नाइट्रेट आयन भी हो गया 10⁻⁵ मोलर, और Br- मिल जाएगा, KSP को Ag+ का कंसंट्रेशन से कर दोगे डिवाइड, Br- हो जाएगा KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, जो कि हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻13, और Ag+ कितना है 10⁻⁵, तो 4.9 इंटू 10⁻�8। तो ये है सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन और ब्रोमाइड आयन का कंसंट्रेशन। अच्छा, यहां कंडक्टिविटी पूछ रहा है आपको सीमेंस पर मीटर में, है ना, तो एसआई यूनिट यूज करना है। क्या यूज करना है, एसआई यूनिट। तो हुआ क्या, यहां भी आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल पर लीटर है ना, जो आप मोलैरिटी निकाल रहे हो, मोल पर लीटर में निकाले हो, तो उसको मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। फिर से सुन लो, आप जो कंसेंट्रेशन निकाल रहे हो आयंस का, वो मोल्स पर लीटर में है, और आपको कंडक्टिविटी चाहिए सीमेन पर मीटर में। यहां भी डेटा सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मतलब सारा ऐसा यूनिट है। तो कंसेंट्रेशन को भी मोल पर लीटर की जगह मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको पता है 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ऊपर जाके 1000 से मल्टीप्लाई होते चल जाएगा, सब ऊपर जाके 1000 से मल्टीप्लाई होते चल जाएगा। तो फिर देखो क्या करेंगे हम, एक एक करके कैलकुलेट करते हैं हम, है ना। बेसिक आइडिया आपको हम दे दिए हैं क्या करना है। चलो देखो, देखिए आप, तो है ना, लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 भाई, वो तो उसमें होता है, ठीक है ना। कप्पा बाई एम हो जाएगा, इसमें 1000 से करना पड़ेगा। तो आप कप्पा होगा, आप ये सोच सकते हो 6
इंटू 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर, सिल्वर को सिल्वर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इंटू 1000 से क्यों किए? क्योंकि मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किए हैं। ये सिल्वर का हो गया, सिल्वर के लैम्डा नॉट को उसके कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया और फिर 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको एसआई यूनिट में चाहिए, ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है। प्लस नाइट्रेट में वही करेंगे, तो 7 इंटू 10 का पावर -8 कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इंटू 1000 प्लस ब्रोमाइड कर देते हैं 8 इंटू 4.9, 8 इंटू 4.9 क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 49 इंटू 8 हाँ 39.2 39.2। अच्छा, इसमें क्या करोगे, 10 का पावर -3 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। और ये 10 का पावर -8 खुद ही आ गया, ठीक है। 10 का पावर -8 कॉमन ले लो, 10 का पावर -8 कॉमन ले लो, 10 का पावर -8 कॉमन ले लो, तो कितना हो गया 6000 7000 13 हाँ, तो 13,039। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये जेई एडवांस से डायरेक्ट उठाया हुआ है। जेई मेंस में हमको लगता नहीं इस तरह क्वेश्चन कहीं पूछा है ना। तो फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट से हमको Ag प्लस NO3 माइनस मिल गया, ब्रोमाइड आयन मिल जाएगा KSP अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, तो हमको तीनों आयन का कंसेंट्रेशन मिल गया। फिर हमको निकालना है कंडक्टिविटी एसआई यूनिट में, तो एसआई यूनिट में कंडक्टिविटी चाहिए तो मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए सारे कंसेंट्रेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम सब में लास्ट में 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं। इसमें आपको 1000 इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी 10 का पावर -3 और कट गया, 10 का पावर -3 है ना। आपको ब्रोमाइड में नहीं दिख रहा है क्योंकि 10 का पावर -3 को हम 1000 से कर दिए हैं पहले ही से। इसमें देखो ब्रोमाइड वाले में पहले से ही 10 का पावर -8 था, ब्रोमाइड आयन वाले में पहले से ही 10 का पावर -8 था, तो इस 10 का पावर -3 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करके खत्म कर दिए हैं, है इसमें भी है। और फिर है ना सबको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। एसआई यूनिट तो आपको पता ही है, कप्पा होता है लैम्डा नॉट इंटू एम, एसआई यूनिट में कप्पा होता है लैम्डा नॉट इंटू एम, तीनों का इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिए और ऐड कर दिए, तो ये आ गया। ये क्वेश्चन मेरे अनुसार चूंकि इंटीरियर टाइप में था 10 में से 5 ही करना है, तो मेरे अनुसार इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एडवांस का था, कैलकुलेशन भी थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वैसे देखो रिपीट कर सकता है आगे भी जेईई मेंस में, ये इस तरह क्वेश्चन चूंकि एक बार आया है तो रिपीट कर सकता है, तो अब आप लोग इस तरह क्वेश्चन के मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके सॉल्यूशन जरूर ध्यान से देखिएगा, एक बार खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा। गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेस्टोस्टेरोन है ना, हार्मोन है, काइरल कार्बन पूछ रहा है, तो देखते जाओ भाई। ये काइरल है ना, ये काइरल, ये काइरल, ये काइरल, ये काइरल, ये काइरल। आप देख सकते हो काइरल कार्बन उसको कहते हैं जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, है ना। तो अगर नेक्स्ट कार्बन सेम हो तो अगला देखते हैं, जैसे एक करके दिखा देते हैं आपको। चलो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया आंसर, है ना। और जिनको कंफ्यूजन होगा उसको हमें एक करके दिखा देते हैं। देखो बोलोगे ये कार्बन काइरल कैसे हुआ, तो देखो इधर साइड हो गया CCH3 ग्रुप, एक हाइड्रोजन तो है ही, इधर साइड करोगे तो आएगा क्या CH2 CH2 CCH3, इधर करोगे तो CH, तो चारों सराउंडिंग अलग अलग हो गए, तो चारों सराउंडिंग अलग अलग हो गए तो काइरल कार्बन है, ठीक है। तो ये 4 होगा, 6 होगा, सॉरी अभी बताए थे। तो ठीक क्वेश्चन है, ये कर सकते थे अटेम्प्ट, जिनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं वो कर दिए होंगे क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा पैनिक नहीं करना था, शांत दिमाग से क्वेश्चन करना था। 6 आंसर है, मेंशन कर ही दिए थे, ये और ये 6 काइरल कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन को ही काइरल कार्बन भी कहते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे, मॉडरेट इसलिए
क्योंकि थोड़ा सा बच्चे जल्दबाजी में काउंट करने में मिस्टेक कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन कोई खास वैसा नहीं था, जो बच्चा जेईई एडवांस का अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है वो कर दिया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इस तरह क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन में, डीएनएफ में भी। वाटर वीक फील्ड लाइगेंड है, कोई पेयरिंग तो होगा नहीं। एमएन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो Mn+2 ही होगा। Mn+2 का मतलब है आर्गन 3d5। वाटर वीक फील्ड लाइगेंड है, कोई पेयरिंग तो होगा नहीं। वाटर वीक फील्ड लाइगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं होगा, तो म्यू क्या हो जाएगा, √5 × 5+2 अप्रोक्सीमेटली 6 हो जाएगा। 5.91 है तो अप्रोक्सीमेटली 6 हो जाएगा। 6, ये इजी क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट करना चाहिए था मेरे अनुसार, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है ना। टेस्टोस्टेरोन वाला जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जगह यही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते, ये ज्यादा इजी था। 10 में से 5 ही करना होता है ना, तो वो क्वेश्चन जब ये अटेम्प्ट कर सकते क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक साइज, इंटेक्स्ट, सॉल्ड एग्जाम्पल तीनों में दिया हुआ है, और पीवाईक्यू में भी इस तरह क्वेश्चन बहुत रिपीट किया है। इजी क्वेश्चन। वाटर वीक फील्ड लाइगेंड है, इसलिए कोई पेयरिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट, मेटल एम क्रिस्टलाइजेस सॉलिड स्टेट लग रहा है, देखते हैं। 2 लैटिसेस FCC एंड BCC, ठीक है, यूनिट से लेंथ दिया हुआ है। रेशियो ऑफ डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी तो फॉर्मूला साफ साफ है, आपको पता है, m × Z अपॉन एवोगैड्रो नंबर × A³। तो देखो m सेम होगा, A³ सेम होगा। अगर आप रेशियो लोगे तो m A³ कट जाएगा, Z अपॉन A³ देखते हैं। तो Z क्या है, पहले FCC का Z क्या है, 4। अच्छा है ना, आपको पता है m कट जाएगा, n0 कट जाएगा, सॉरी m कटेगा, n0 कटेगा, Z अपॉन A³ देखना, क्योंकि A अलग अलग है। m तो सेम है, सेम मेटल है, और एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, तो m और n0 कट जाएगा, Z अपॉन A³ देखते हैं। तो Z A³ क्या है, FCC के लिए 2 का क्यूब 8 अपॉन BCC का Z क्या होता है 2, और 2.5 का क्यूब हो जाएगा 2.5/2 लिख सकते हो, तो 125/8 है। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा हाफ डिवाइडेड बाई 2 × 8 है ना, 5/2 है ना, 5/2 का क्यूब करोगे तो आपको हो जाएगा, है ना। अच्छा 2 ऊपर हो जाएगा, 2 डिवाइडेड तो 125, एक मिनट सॉल्व कीजिए, 1/2 और ये हो जाएगा 16, 125 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 62.5 अपॉन 16, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन में इजी था, थोड़ा अच्छे से करना था आपको, है ना। सॉल्व कर लिए, कुछ है नहीं, मास सेम रहेगा, सेम मेटल है, एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, m/n0 से कोई मतलब था नहीं, Z अपॉन A³ करना था। FCC का Z 4 होता है, BCC का Z 2 होता है, ये तो दिया ही हुआ है, सिंपल है। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना चाहिए था मेरे अनुसार। जो वो क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो कि एडवांस 2006 में आया था, उसके जगह आप यही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते, ज्यादा अच्छा था आपके लिए, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन बोलेंगे, सॉलिड स्टेट का इजी क्वेश्चन है, इतना कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, है ना। बिल्कुल आपको 8/2 = 4 तो नहीं पूछेगा जेई में, है ना। तो इतना कैलकुलेशन तो बेसिक कैलकुलेशन है, इतना आना चाहिए आपको। वो भी नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो डेसिमल में भी नहीं करना था, ठीक है। देखते हैं, चलिए, तो क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इसी के साथ हमने जनवरी सिर्फ 2023 का जेईई मेंस का सारा केमिस्ट्री पेपर डिस्कस कर दिया, और आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। और इनऑर्गेनिक का वेटेज आप देख सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स में इनऑर्गेनिक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था। तो बच्चों के लिए लेसन है कि प्लीज़ जितना मेहनत फिजिकल ऑर्गेनिक पे करते हैं उतना ही मेहनत इनऑर्गेनिक पे कीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं। फिजिकल ऑर्गेनिक में तो कुछ रिएक्शन या कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के बाहर से भी आते हैं, इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आते हैं। तो होप जो केमिस्ट्री का जो
12 वीडियो हम 12 पेपर सॉल्व किए हैं, आपको अपकमिंग जेईई मेन सेशन के लिए आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, तो फिर फ्यूचर में और भी हम इस तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे। आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू।